Good morning, student. Today we will start BCom Part First EAFM पेपर से। स्टूडेंट अपना टॉपिक है वो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का है और इस पर हम लास्ट क्लास में भी कुछ पॉइंट पर डिस्कस कर चुके हैं और अब स्टार्ट करते हैं नए पॉइंटों के साथ फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब नए पॉइंट में हम बात करेंगे पॉवर्टी के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे प्लान इकोनॉमी के बारे में, हम बात करेंगे वीक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के बारे में और इंडस्ट्रीज बैकवर्डनेस के बारे में बात करेंगे, अनबैलेंस फॉरेन डेब्ट के बारे में और भी काफी पॉइंट पर हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने स्टूडेंट कुछ मेन पॉइंट पर बात की थी। उसमें एक था ए ग्रेटर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की विशालतम अर्थव्यवस्था है इंडिया की। इसके लिए हमने इंडिया का क्षेत्रफल बताया था, भारत का जो एरिया ऑफ इंडिया कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। फिर हमने बाउंड्रीज बताई, थल सीमा, समुद्री सीमा के बारे में बात की, भारत की लेंथ कितनी है, लंबाई चौड़ाई के बारे में बात की, वो आंकड़े भी आपको मैंने लिखवाए। साथ में आपको मैंने ये बताया कि क्षेत्रफल के मामले में विश्व में हम 8वीं पोजीशन पर है, 8वें स्थान पर है, ठीक है। जनसंख्या के मामले में कौन से पर है, 2 नंबर पर है। इसी प्रकार से हमने राष्ट्रीय आय के बारे में बात किया कि राष्ट्रीय आय में किस प्रकार की स्थिति रही है और नियोजित और विकासशील विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में हमने बात की। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम के बारे में स्टूडेंट हमने बात की और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एवरेज इंडियन के बारे में हमने बात की। ये कुछ पॉइंट पर हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट बात की थी। रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में भी लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं, जनसंख्या इंक्रीज पॉपुलेशन के बारे में और एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के बारे में यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। अब नया पॉइंट स्टूडेंट अपना है पॉवर्टी, ठीक है। ये अपना नया पॉइंट है, अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है उसमें पॉवर्टी इन पैलेंटी, संपन्नता में गरीबी। पॉवर्टी इन पैलेंटी का मतलब क्या है, संपन्नता में गरीबी। कहने का मतलब यहाँ काफी संपन्न लोग रहते हैं फिर भी गरीबी का आलम देखने को मिलता है। कहने का मतलब यहाँ बड़े से बड़े घराने रहते हैं इसलिए संपन्न लोग काफी है, फिर भी यहाँ गरीबी व्याप्त है। तो गरीबी का आंकड़ा है वो काफी अधिक देखने को मिल रहा है। गरीबी के आयोग, योजना आयोग के अनुसार 66 का जो सर्वे हुआ उसमें बताया कि रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी है। वो उसने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में इससे कम अर्निंग कर रहे हैं वो गरीबी रेखा से गरीब माने जाते हैं। और शहरी क्षेत्र में हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में स्टूडेंट उसने बताया है, ये शहरी क्षेत्र का आंकड़ा है 0.6, ठीक है। ये अर्बन है, रूरल और ये अर्बन, ठीक है। कहने का मतलब सर्वे में ये रिपोर्ट दी कि जो महीने में इतने से कम अर्न कर रहे हैं वो गरीब माना है उसको, ठीक है। वो पॉवर्टी लाइन में है, इससे अधिक है वो गरीब नहीं माना है, संपन्न माना, ठीक है। इसी प्रकार से अर्बन शहरी क्षेत्र में इससे कम महीने में अर्न करता है वो गरीब है और इससे अधिक करता है वो हमने इसको संपन्न मान लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से सर्वे के अनुसार हम देखें तो काफी गरीबी हमें देखने को मिलती है। बट अलग अलग योजना कालों में ये गरीबी का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, कम कर रही है, ठीक है। आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे गरीबी पर हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सरकार के अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग प्लानों के द्वारा, अलग अलग योजनाओं के द्वारा इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मनरेगा भी ये एक प्रोग्राम है जिसमें गरीबी को दूर करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो गरीबी उन्मूलन के लिए ही किए जाते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है इसमें काफ़ी खर्च हो रहा है और इससे कोई आउटपुट नहीं होता है, बट वो अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं अलग अलग टारगेट को लेकर। जैसे गरीबी उन्मूलन के लिए तो इसके लिए वो उनको
डायरेक्ट तो पैसे नहीं दे सकते, इसलिए वो कुछ योजनाएं बनाते हैं, उस योजना के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करके गरीबी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और देश आज़ाद होने के बाद ये परसेंटेज गरीबी का है धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ठीक है, ये बातें अपने को इसमें बतानी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें प्लान इकोनॉमी, नियोजित अर्थव्यवस्था। अपनी इंडिया की जो प्लान इकोनॉमी है, नियोजित अर्थव्यवस्था है। प्लान इकोनॉमी इसलिए है कि हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग काम होता है। कभी कभी 1 वर्षीय योजना भी बनी है और 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग देश का विकास होता है। तो इस प्रकार से एक नियोजित अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग अपने यहाँ होता है। तो देखिए 51 से आज तक हम बात करें तो 11 तो पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान 11 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद 7 है वो 1 वर्षीय योजनाएं, 1 ईयर प्लान है वो 7 हुई हैं। ठीक है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हुई 2017 में। इसके बाद आपको पता है ये योजना आयोग के बाद उसने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो 2017 के बाद ये दूसरी स्कीम के अकॉर्डिंग काम स्टार्ट कर दिया गया। तो मैं आपसे बात करूं 11वीं योजना में 2012 से 2017 में चली 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें जीडीपी की हम बात करें तो कितनी रही, एग्रीकल्चर कितना रहा, उद्योग धंधों में वृद्धि कितनी हुई, सर्विस सेक्टर में कितना इंक्रीज हुआ, इन्वेस्टमेंट रेट कितनी रही, सेविंग रेट कितनी रही, मॉनेटरी डेफिशिएंसी कितनी रही, इन सब पर हम बात करें तो हमारी 11वीं पंचवर्षीय मतलब तो उसमें परसेंटेज उन्होंने फिक्स किया था कि भाई ये इतने हमारा टारगेट है। देखिए ये योजनाएं बनती है, ये एक रूपरेखा होती है, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे क्या रहेगा, स्कीम क्या रहेगी, वो योजनाबद्ध हम काम करते हैं जिससे देश का विकास हो। तो भारत में योजनाबद्ध तरीके से सिस्टम जैसे 5 ईयर प्लान है वो अब उसके योजना है कि वहाँ पर अब एक नया संस्था है वो नीति आयोग, वो ये काम अब अपने इंडिया में करती है। इससे पहले ये योजना आयोग के द्वारा किया जाता है 5 ईयर प्लान का काम। ठीक है, तो इसमें अब मैं बात करूँ 2012 से 2017 के बीच में तो जीडीपी है वो 9% रही। स्टूडेंट जीडीपी कितनी रही, 9%। जी 9% का टारगेट रखा। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर में इसमें टारगेट रखा 41%। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में 9% इंक्रीज के लिए रखा इन्होंने, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में 9%, सर्विस सेक्टर में 10% रखा, निवेश दर है उसको 38.7% रखा, सेविंग रेट को उसने 36.2% रखा। ठीक है, राजकोषीय घाटा 3.25% रखा। ये उन्होंने टारगेट रखे। ठीक है, ये जो रखे हैं इससे इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी रह सकते हैं, बट योजना आयोग क्या करती है अपने टारगेट का ही काम करती है कि हमारा ये लक्ष्य है, इसको इस रूपरेखा में तैयार करेंगे, प्राप्त। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने जो भारत की विशेषता है अर्थव्यवस्था की उसमें नियोजित अर्थव्यवस्था रही है। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट है वो है कमजोर आर्थिक संगठन, वीक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, कमजोर आर्थिक संगठन। तो हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे है या आर्थिक संगठन है वो काफ़ी वीक है, कमजोर है, कैपिटल के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में, और ऑल ओवर जो भी इसके पास सोर्स होने चाहिए उन सभी में वो वीक है। हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो ठीक है, तो ये जो संगठन है ये काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए डेवलपमेंट में ज़्यादा योगदान नहीं दे पाते हैं। हम विदेशों से हम उससे कंपेयर करते हैं तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वो उपभोग के सामाजिक सूचकांक, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स।
उपभोग के सामाजिक सूचकांक, उपभोग के सामाजिक सूचकांक का मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि पर 1000 आपके पास कितने डॉक्टर हैं, 1000 पर हॉस्पिटल कितने हैं, 1000 जनसंख्या पर गवर्नमेंट स्कूलें कितने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मानक होता है, उससे ये हम बता सकते हैं कि उस देश का डेवलपमेंट कैसा है, उस देश का किस प्रकार का डेवलपमेंट है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसी मिलेगी, ये सभी हम उपभोक्ता के सामाजिक सूचकांक के द्वारा बता सकते हैं। जैसे प्रति 1000 कैलोरी उपभोग, प्रति 1000 जनसंख्या के लिए डॉक्टर कितने हैं, मोटर गाड़ियाँ कितनी हैं, टेलीफोन कितने हैं, मोबाइल कितने हैं, टीवी सेट कितने हैं, ये सभी स्टूडेंट इसमें अपने को बताने होते हैं। तो इससे अपने को जैसे प्रति 1000 डॉक्टर कितने हैं, अधिक है इसका मतलब डेवलपमेंट अधिक है, कम है, तो दूसरे देश से हम कंपेयर करते हैं तो फिर हमें स्टूडेंट पता चलता है कि ये सोशल इकोनॉमिक्स इंडिकेटर है, ये इस प्रकार से अपनी हेल्प करते हैं कि ये देश संपन्न है, गरीब है, इसको हम डिसाइड करें ना। तो देखिए एक रिपोर्ट के आधार पर हम बताएं कि मानव विकास सूचकांक 2013 की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, जिसमें जिन्होंने परसेंटेज बताया मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, जिसमें नॉर्वे का रहा है, इसने सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक है वो नॉर्वे का है। रिपोर्ट में बताया इसने कि सबसे ज़्यादा संपन्न है वो नॉर्वे में है संपन्नता, तो उसमें नॉर्वे का बताया इसने 0.914। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2013 की रिपोर्ट है ये। नॉर्वे का 0.944 बताया, 944 है स्टूडेंट। इसके बाद 2 नंबर पर उसने लिया ऑस्ट्रेलिया 0.933। ऑस्ट्रेलिया कितना है 0.933 संपन्नता बताई इसने। तो नॉर्वे को 1 नंबर पर रखा, 2 नंबर पर स्टूडेंट किसको रखा, ऑस्ट्रेलिया को रखा, 3 नंबर पर संयुक्त अमेरिका रखी। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको बताया कि सामाजिक सूचकांक के अकॉर्डिंग हम ये दे सकते हैं देश का विकास कैसा है, उनके वहाँ नागरिकों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे है। उसमें 1 नंबर पर कौन, नॉर्वे, 2 नंबर पर कौन, ऑस्ट्रेलिया, 3 नंबर पर संयुक्त अमेरिका। ठीक है, ये तो है फर्स्ट पोजीशन पर जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका उपभोग के सामाजिक सूचकांक काफ़ी हायर है। अब आपके माइंड में ये रहेगा कि सर अपने भारत का भी बताइए कि मानव सूचकांक कितना है, अपने पड़ोसी देशों के भी बताइए, क्योंकि हम अपनी रिपोर्ट भी जानना चाहते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि भारत का ये सूचकांक है वो 0.135 ये भारत का है स्टूडेंट। नेपाल का हम बात करें तो 145 है, पाकिस्तान का 146 है। ठीक है, ये पॉइंटों में है। तो इस प्रकार से आप देख चुके हो, डेवलप कंट्री से हम कंपेयर करें काफ़ी पीछे हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें अपने को ध्यान में रखनी है स्टूडेंट। एक सेकंड, ये जो आपको मैंने बताया कि इंडिया का कौन सा स्थान है, मैं स्थान की बात कर रहा था। देखिए इसमें नॉर्वे का फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है, थर्ड किसकी है, संयुक्त अमेरिका की। और उसमें जो परसेंटेज दिए उसमें 1 का कितना है, नॉर्वे का ये है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ये है, और उसका है संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसकी स्थान स्टूडेंट 5वां नंबर है पूरे विश्व में। और भारत का 145वां स्थान है। ठीक है, भारत का पोजीशन कौन सी है, मानव विकास सूचकांक में भारत की पोजीशन है 145वीं। ठीक है, वो 135वीं हो चुकी है अब,
और 145वीं पोजीशन पर नेपाल है, 146 पर पाकिस्तान है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में हम बात करें तो मानव विकास सूचकांक में भारत की पोजीशन 135वीं है, स्थान है भारत का, नेपाल का 145वां है। पहले ये थे, अभी कितने हो गए अपना 135। ठीक है, 145 है नेपाल का, 146 है किसका, पाकिस्तान का। और ये जो नंबरिंग दी है, ये नंबरिंग भारत की है 0.586। ये 1 नंबर वाले की है, ये 135 नंबर वाले की है 0.586। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव विकास सूचकांक के द्वारा हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ के लोग में किस प्रकार की संपन्नता है, मतलब वहाँ के लोग वहाँ अपने सामाजिक सूचकांक के द्वारा किस प्रकार से संतुष्ट है या नहीं है। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, रहन सहन कैसा है, ये पूरा हम डिसाइड कर सकते हैं इन के अकॉर्डिंग और परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट में हम बात करें तो प्रादेशिक आर्थिक विषमताएं, रीजनल इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज। ये बीच में एक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, आगे बताएंगे। रीजनल इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज, प्रादेशिक आर्थिक विषमताएं। तो प्रादेशिक आर्थिक विषमताएं में अपने को ये बताना है कि भारत की एक ये विशेषता है कि कुछ राज्य तो काफ़ी अधिक संपन्न हैं और कुछ राज्य काफ़ी गरीब है, कमज़ोर है। ठीक है, तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड भी अलग अलग आपको देखने को मिलता है। कुछ राज्यों में समस्या ही समस्या रहती है, कभी महामारी आती है, ठीक है, कभी भूकंप आते हैं। ठीक है, तो इस पर उद्योग धंधे बहुत कम हैं और कुछ राज्यों में उद्योग धंधे अधिक है और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कुछ है वो स्टेट है वो काफ़ी संपन्न है, कुछ स्टेट है वो मीडियम है, कुछ है वो काफ़ी गरीब है। ये प्रादेशिक असमानता देखने को इंडिया की इकोनॉमी में मिलती है। जैसे महाराष्ट्र और बिहार की प्रति व्यक्ति आय में 5 गुना अंतर है। महाराष्ट्र में काफ़ी संपन्नता है और बिहार में काफ़ी गरीबी है। तो महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय और बिहार की प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो 5 गुना है। ठीक है, मतलब वो बिहार के महाराष्ट्र के लोग 5,000 कमाते हैं तो बिहार के 1,000 कमाते हैं, या बिहार के 1,000 कमाते हैं प्रति व्यक्ति तो वो महाराष्ट्र के 5,000 कमाते हैं। ठीक है, 5 गुना का मतलब ये है। तो कहने का मतलब काफ़ी एक ही देश के अलग अलग राज्य होते हुए भी असमानता देखने को अपने को मिलती है। जैसे हम आपको बताएं कि भी अपने इंडिया में जो संपन्न राज्य है उसमें महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये संपन्नता की ओर अधिक है। महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है और आंध्र प्रदेश, 5 के टॉप के बताए मैंने। और गरीबी में हम बताएं, अब आपको इस अपने राज्य अपना भी बताइए। तो गरीबी में सुनिए आप, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश ये कमज़ोर में आते हैं, क्योंकि यहाँ कमजोरी का कारण क्या है, यहाँ उद्योग धंधे कम है और पॉपुलेशन हायर है, अधिक है। जैसे उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन अधिक है, बिहार में पॉपुलेशन अधिक है और अर्निंग के सोर्स है वो कम है। ठीक है, तो ये आप सभी समझते हो कि उद्योग धंधे जहाँ अधिक होंगे तो वहाँ रोजगार के साधन अधिक होंगे और वहाँ संपन्नता अधिक होगी, और जहाँ उद्योग धंधे कम होते हैं और जनसंख्या अधिक होती है तो प्रेशर अधिक होता है, इसलिए वहाँ आय के साधन कम मिलते हैं, इसलिए गरीबी व्याप्ति अधिक मिलती है, संपन्नता कम दिखाई देती है। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। इससे पहले आप ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये भी काफ़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। आपको पूछे कि इंडिया की मेजर प्रॉब्लम क्या है, उस मेजर प्रॉब्लम में एक ये भी है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी।
ये बेरोजगारी ही देश की जो सरकारों को चेंज कर देती है। ठीक है, इसलिए सरकार भी इसे अनएम्प्लॉयमेंट से एडजस्टमेंट करने में लगी रहती है कि कैसे जैसे करके इसको कंट्रोल किया जाए। या हम ये भी बता सकते हैं बेरोजगारी या अल्प रोजगार बेरोजगार में अंतर होता है। बेरोजगार का मतलब है जिसको रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, योग्यता है, रोजगार उसको नहीं मिल रहा है, आय के साधन उसके पास नहीं है जो योग्यता है। और अल्प रोजगार का मतलब है कुछ रोजगार है परंतु योग्यता के अकॉर्डिंग उसको अर्निंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें अंतर है। आप अलग अलग टाइप भी हम बता सकते हैं, बट टाइम के अपने पास कम है इसलिए डिटेल से हम बात नहीं करके मेन करेंगे जब हम अपना ये अलग से टॉपिक करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, बेरोजगारी पर। अब तो हम यही बात करते हैं कि ये भी भारत में देखने को मिलती है, एक विशेषता है बेरोजगारी, अल्प रोजगार। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रीज बैकवर्डनेस एंड अनबैलेंस ग्रोथ। इंडस्ट्रीज बैकवर्डनेस, ये है ना, इंडस्ट्रीज बैकवर्डनेस एंड अनबैलेंस ग्रोथ। इंडस्ट्रीज बैकवर्डनेस एंड अनबैलेंस ग्रोथ, औद्योगिक पिछड़ापन एवं असंतुलित विकास। देखिए हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत अधिक है और लार्ज इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो बहुत ही कम है। इसलिए उद्योग धंधों का विकास बहुत ही कम देखने को मिला है और लघु उद्योग धंधे है वो ही अपनी इकोनॉमी में योगदान दे रही हैं। उद्योगों की हम बात करें तो इससे आय होती है 26%। ठीक है, उद्योग धंधों से आय कितनी होती है, लमसम 26% होती है और वो रोजगार दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं ओनली 15%। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जनसंख्या का एंगेज करता है ओनली 15% बाद रोजगार दे रहा है उद्योग। ठीक है, तो इतनी जनसंख्या में उद्योगों का योगदान ओनली 15% ही है और आय अर्निंग हो रही है उससे 26%। ठीक है, इसलिए आप देख पा रहे हो कि औद्योगिक पिछड़ापन असंतुलित देखने को इंडिया में मिलता है। ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता में मेन है, उद्योगों का पिछड़ापन या असंतुलित विकास होना। इसके बाद स्टूडेंट अपन लिखेंगे अनबैलेंस फॉरेन डेब्ट। अनबैलेंस फॉरेन डेब्ट, अनबैलेंस फॉरेन डेब्ट एंड ट्रेड। आयात निर्यात के बारे में है, असंतुलित विदेशी व्यापार, अनबैलेंस फॉरेन ट्रेड। अनबैलेंस फॉरेन ट्रेड का मतलब है असंतुलित विदेशी व्यापार। हम आयात अधिक कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। देश का डेवलपमेंट करना है, देश का विकास करना है तो स्टूडेंट अपने को पता है कि निर्यात अधिक हो, आयात कम हो तो डेवलप कंट्री आगे बढ़ती है, डेवलप कंट्री की लिस्टों में स्टार्ट होते हैं। और हम आयात अधिक करते हैं, निर्यात कम करते हैं, इसका मतलब हम दूसरों पर डिपेंडेंट अधिक है और अपना जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई कम कर रहे हैं। इससे फॉरेन करेंसी कम आती है और जो भी आती है उससे हम परचेज कर लेते हैं। इसलिए अपने देश में डेवलपमेंट की जो योजना है, जनहित योजनाएं हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, ये सभी इसमें बताना है, असंतुलित विदेशी व्यापार अपना। इसके बाद भी काफ़ी पॉइंट है स्टूडेंट, ये तो मैंने मेन ही पॉइंट लिखे हैं, इसके बाद भी अपने को काफ़ी पॉइंट और लिखने हैं। ये जो मैं हेडिंग अपनी है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट और इसको अपने को सेक्शन सी में करना है। तो इसके बाद भी अपन लिखेंगे और नेक्स्ट अपन लिखते हैं लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, निम्न स्तर की तकनीक, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अपन क्या लिखेंगे, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ अपने जो तकनीक है वो निम्न स्तर की है, या हम जो पुराने उद्योग धंधे है उसमें ओल्ड मशीनरी है उनका ही यूज कर रहे हैं, उससे प्रोडक्शन करते हैं। इसलिए क्वालिटी जो न्यू टेक्नोलॉजी वाली क्वालिटी है वो नहीं आ पाती है, कॉस्ट अधिक रहती है और इससे काफ़ी लॉस होता है। ठीक है, उद्योग धंधे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम नहीं कर पाते हैं, लोकल जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो ही हम कर पा रहे हैं। ठीक है, किसके कारण, निम्न स्तर की तकनीक के कारण।
ये भी अपने को भारतीय अर्थव्यवस्था की में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर बेस पर है। वहाँ पर मशीन ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है, मैनुअल वर्क ही अधिक किया जाता है। तो मैनुअल वर्क में टाइम अधिक लगता है, कॉस्ट अधिक आती है, क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती है। ठीक है, ये बताना है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे विदेशी ऋण एवं सहायता भार, फॉरेन डेब्ट एंड एक्स्ट्रा बर्डन, फॉरेन डेब्ट एंड असिस्टेंट बर्डन, विदेशी ऋण एवं सहायता भार। देखिए यहाँ पर जो लोकतंत्र है उसमें सरकारें क्या करती है, लोन लेती है, विदेशी लोन बहुत अधिक है और उससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाती है। फिर उसे को रीपेमेंट करने का टाइम आती है, सरकार चेंज हो जाती है, फिर दूसरी सरकार आती है, वो किसी तीसरी कंट्री से या ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेती है, अपने प्रोजेक्ट लगाती है। इस प्रकार से देश का लोन का जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। सरकारें लोन इतना ही अरेंज कर पाती है कि उनका इंटरेस्ट पेमेंट किया जाए, उन लोन का रीपेमेंट के बारे में विचार कम किए जाते हैं। तो इस प्रकार से वो बर्डन होती है वो क्या बढ़ती रहती है और इस बर्डन के कारण देश के पास जो फॉरेन करेंसी आती है उनका बहुत बड़ा पार्ट इंटरेस्ट के पेमेंट में ही चला जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी हमें परचेज करनी होती है, उसके लिए फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है। बट इंडिया में जो फॉरेन करेंसी आती है उसमें से बहुत बड़ा पार्ट तो हम इंटरेस्ट के पेमेंट में ही लग जाता है। जो लोन अपन लेते हैं उसके इंटरेस्ट का तो पेमेंट करना ही होता है, तो उसमें ही काफ़ी लग जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा लोन हमने अमेरिका से लोन लिया है। विदेशी सहायता की हम बात करें तो विश्व बैंक से, विकास मंच से हमने ली है। 2010 तक का हम लोन की हम बात करें तो कितना लोन है वो आप देखिए 11,84,998। ये लोन है 2011 आंकड़े के अकॉर्डिंग 2010 के अकॉर्डिंग जो लोन है वो 11,84,998 करोड़ का विदेशी लोन है। और जो 2014 में 11 से वो 28 करोड़ समथिंग हो गया। ठीक है, ये अपने को तो विदेशी भाग में अपने को बताना है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि पॉइंट मेन अपन लिख लेते हैं, जितने अधिक पॉइंट होंगे ना तो अपने डिटेल्स लिखने में उतना बेनिफिट रहता है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिए ड्यूल नेचर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रवृत्ति। अपने को यहाँ भारत के अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कहीं पर सुपरफास्ट ट्रेनें चल रही है और कहीं पर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी वही परंपरागत बैलगाड़ियों से भी काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ड्यूल सिस्टम आपको इंडिया की इकोनॉमी को देखने में मिलता है। ठीक है, कुछ घराने ऐसे हैं जो चार्टर ट्रेन के द्वारा ही यात्रा करते हैं और कुछ अभी भी है जिनके पास सड़कों का अभाव देखने को मिलती है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कें भी नहीं है बैलगाड़ियों में। तो इस प्रकार से ड्यूल सिस्टम अपने को देखने को यहाँ मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट लिख देना आप सरकारी ड्यूल का अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रवृत्ति लिख देगा। गाँव में अभी भी बैलगाड़ी है, गरीबी है, शहरों में रेल चलती है। ठीक है, ऐसे कुछ बताना इसमें। फिर है सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट है उसमें इन्वेस्ट जो किया है उसका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट आप लिखोगे स्टूडेंट वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति है। 91 के बाद हमारे यहाँ उदारीकरण की नीति से उद्योग धंधे चल रहे हैं, ये अपने को बताना है। टाइम के अभाव में हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, ओनली मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ आपको। वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति आप बता सकते हो कि 1990 के बाद यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई गई। ठीक है, और उसमें प्रत्येक देश किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकता है। हमने भी अपनी
बाउंड्रीज ओपन कर दी। अपने इंडिया में भी कोई भी उद्योग धंधे लगा सकते हैं, हमने भी परमिशन ओपन की जिससे कि देश का डेवलपमेंट किया जा सके। नेक्स्ट आप लिखोगे लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेंसिंग, पूंजी निर्माण की गति धीमी है। पूंजी निर्माण की गति धीमी है, ये पॉइंट हमने पहले भी बात की थी, वही है। और घाटे की अर्थव्यवस्था लास्ट लिखना, डेफिसिट इकोनॉमी, घाटे की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये मेन पॉइंट मैंने आपको 20-25 लिखवाए हैं। ये पॉइंट आपके याद होंगे तो आप डिटेल से इसको लिख सकते हो। ठीक है, अभी आज जो मैंने पॉइंट लास्ट में बोले इनको भी डिटेल से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे वैश्वीकरण, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इस पर हम बात करें तो एक क्लास पूरी कर सकते हैं। पूंजी निर्माण की गति है, ये भी आप बता सकते हो। घाटे की अर्थव्यवस्था है, इसको भी आप डिटेल से बता सकते हो टेबल के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से आप अलग अलग ईयर के डेफिसिट बता सकते हो कि इस वर्ष इतना घाटा था, इस वर्ष इतना था। इस प्रकार से आपको बुक में एक टेबल दी होती है, सभी पॉइंट्स में लगभग पॉइंटों में दी होती है, उनको भी अपने को लिखना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, थैंक्स।